हेलो बच्चों, एक बार फिर से मैं सचिन पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सचिन में। देखिए बच्चों, आज की इस वाली वीडियो में एक बार फिर से हम लोग क्लास 10th का गणित सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे। इससे पिछले चैप्टर्स और इससे पिछली एक्सरसाइजेज जो 3.1 और 3.2 है, उनकी वीडियोस अगर आपको देखनी है तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की। आप उस प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियोस को देखिए। साथ साथ ऊपर राइट कॉर्नर पर आई बटन आ रही है, वहां भी आपको आई बटन पे क्लिक करके आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां जाके भी आप वीडियोस देख सकते हैं। और बच्चों, आप वीडियो लास्ट तक पूरा देखें, बीच बीच में मिलने वाली टिप्स को आप पूरा एंजॉय करें, जिसके माध्यम से आप एग्जाम में अच्छी प्रिपरेशन करके नंबर बढ़ा सकते हैं। और क्या तरीके से क्वेश्चंस में हम लिखें किन चीजों को और किन को ना लिखें, कैसे लिखें, इन सारी चीजों को हम क्वेश्चंस में अगर डालेंगे ना तो हमारी एग्जाम्स में मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। तो बीच बीच में आपको जो क्वेश्चंस के साथ साथ मैं वो बताता रहूंगा, तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक पूरा एंजॉय करें, पूरा देखें। तो चलिए शुरू कर रहे हैं हमारा आज का यह वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन बोर्ड पे रेडी है, एकदम लिखा हुआ है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हमें इन जो समीकरण युग्म हमें दिए जाएंगे, उन समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको एक बात पहले ही क्लियर कर दूं कि अभी तक जो हम कर रहे थे उसमें पहली एक्सरसाइज में हमने जो कथन थे, स्टेटमेंट थे, देखिए हमने क्या क्या सीख लिया है वो मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूं। हमने पहली एक्सरसाइज में सीखा कि हमारे स्टेटमेंट अगर दिए जाएं, हमें शब्द समस्याएं दी जाएं, तो उनको कैसे हम बीजगणितीय रूप में अलजेब्रिक फॉर्म में लिखते हैं, साथ साथ उनको कैसे हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी कैसे लाइन खींचते हैं हम लोग। ये सारी चीज हमने एक्सरसाइज 3.1 में देखी। एक्सरसाइज 3.1 में जो हमने देखा वो मैंने आपको बता दिया। एक्सरसाइज 3.2 जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे हम ग्राफीय विधि से समीकरण युग्मों का हल प्राप्त करते हैं। दो चीजें आपने सीख ली ना, ये वाली, ये कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं दोनों मेथड से इक्वेशंस में। ठीक है, अलजेब्रिक इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं, और आपने 3.2 में ये देखा कि कैसे ग्राफीय विधि से हम हल करते हैं हमारे समीकरणों को। तो अब आगे जो आप सॉल्व करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज में, अब आप समीकरण सॉल्व करेंगे लेकिन अलजेब्रिक मेथड से, बीजगणितीय विधि से हल करेंगे। ठीक है, बीजगणितीय विधि से जब भी हम, देखिए मैं यहां पर एक बार लिख दूं, बीज गणितीय, ठीक है, विधि से हल। तो बीज गणितीय विधि से जब भी आप समीकरणों को हल करते हैं तो हमारे पास तीन मेथड होते हैं। कौन कौन से तीन मेथड होते हैं उनको मैं यहां पे आपको बता देता हूं। पहला हम सीखेंगे प्रतिस्थापन। पहला जो ये आपका देखिए लिखा हुआ है प्रतिस्थापन, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि जिसको हम लोग बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा हम यहां पर सीखेंगे विलोपन। ठीक है दोस्तों, दूसरा सीखेंगे यहां पर विलोपन, यानी कि हम बोले तो विलोपन का मतलब होता है आपका एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड इसको बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा आपका होता है वज्र गुणन विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। ठीक है, तो आप तीनों चीजें समझ गए होंगे। इन तीन विधियों से हम सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसमें इस वाली एक्सरसाइज में हमें क्या बोला गया है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किससे? सब्स्टिट्यूशन मेथड का आपको यूज करना है, प्रयोग करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चंस में ही मैं आपको बता दूंगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। देखिए यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न लिखा हुआ है और इस प्रश्न को हमें सब्स्टिट्यूशन विधि, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इसको मान लेना है समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। ठीक है, बहुत ही आसानी से समझाऊंगा, ध्यान से देखते रहिएगा। हमें किसी भी एक समीकरण से हमारे चर का मान उठाना है, किसी एक चर का मान, x और y में से किसी एक का मान निकाल लो दूसरे चर के रूप में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं समीकरण 2 से, देखो मैं जो तरीका बता रहा हूं ये अपनाना, समीकरण 2 से। आप 1 से भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समीकरण 2 हमारा क्या है? समीकरण 2 है x - y = 4। तो आपने एक चर का मान दूसरे चर के पदों में लिख लेना है, चाहे आप x का लिख लो चाहे y का। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, x बराबर, ठीक है, 4 + y उधर चला गया तो प्लस का हो गया, आपने लिख लिया इतना। उसके बाद हमें क्या करना है, x का मान, इसको समीकरण 3 डाल लो यहीं पर। ठीक है, हमने देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जिस समीकरण से आपने चर का मान दूसरे चर के रूप में निकाला उसमें नहीं रखना है, बचे हुए दूसरे समीकरण में रख देना है।
आपने चाहे पहले का यूज करके निकाला हो तो आप दूसरे में रखेंगे, मैंने दूसरे का यूज करके यहाँ पे चर का मान निकाला है x का y के पदों में, तो हम पहले में रखेंगे। मैंने दूसरे का यूज किया है तो मैं पहले में रखूंगा। तो यही करना है आपको, जिससे निकालो उसमें नहीं रखना है, उसके अलावा जो बचा हुआ दूसरा समीकरण है उसमें रखो। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि हमने 2 से निकाला है x का मान, तो हम 1 में रखेंगे, रखने पर। ठीक है, जब हम समीकरण 1 लिखेंगे, एक बार समीकरण 1 आप यहां लिखेंगे नीचे, x प्लस वाई बराबर 14 और x की जगह लिख दिया 4 प्लस वाई प्लस वाई। देखो ये x की जगह आया 4 प्लस वाई, ये वाला x का मान रखा हमने 4 प्लस वाई, और ये पहले से y था, बराबर कितना हो गया 14। अब मेरी बात सुनो, यहां से x गायब हो गया, हमने x का मान यहां प्रतिस्थापित किया है, सब्स्टिट्यूट किया है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, x का मान प्रतिस्थापित किया है, x को हटा के उसका मान रखा है, x की वैल्यू रखी है यहां पर जो हमने y के पदों में निकाली थी, इसीलिए इस मेथड को बोला जाता है क्या, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। अब यहां पे क्या हुआ, हमारे पास आ गया 4 प्लस 2y बराबर 14। ये y और y जुड़ के कितनी y हो गई, 2y। अब ये 4 ले गए हम उधर, तो ये 4 अभी है पॉजिटिव, उधर गया नेगेटिव हो गया, तो 2y बराबर 14 माइनस 4 हो गया। क्लियर। तो हम यहां पे अब आगे देखेंगे, 2y बराबर, देखिए 14 में से 4 घटाया तो हमें प्राप्त हुआ कितना, 10। ठीक है, तो y बराबर कितना मिला, ये 2 जो है वो y के साथ गुणा में है, तो उस तरफ जाएगा तो भाग में जाएगा, तो हमें y बराबर मिल गया बहुत ही आसानी से कितना, 5। कितना मिल गया, 5। अब दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप इस y का मान किसी भी समीकरण में लिख सकते हैं और आप आसानी से x का मान निकाल लेंगे। किसी भी समीकरण में y का मान रख दो, x का मान आ जाएगा सॉल्व करने पर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने जो x का मान y के पदों में लिखा था इसी में ही रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, किस में रख दिया हमने, समीकरण 3 में रखने पर। तो हमने y का मान जब समीकरण 3 में रखा, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, आप 1 और 2 इनमें भी रख सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समीकरण 3 में जब आपने रखा तो समीकरण 3 है क्या, x बराबर 4 प्लस वाई, तो ये है हमारा समीकरण 3। तो हमने रखा हम y का मान अपना, तो 4 प्लस कितना आया, 5, और 4 और 5 कितना होता है, 9। तो समीकरण में जब हमने ये मान रखा y का, तो हमें x बराबर 9 प्राप्त हुआ। अब एक बात और क्लियर कर दूं कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, हल करने का मतलब होता है x और y के मान निकालना, वही हमने यहां निकाल लिए हैं। अतः x बराबर कितना आया, 9, और y बराबर कितना आया, 5। ठीक है, अब आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, ये टिप्स है एक्स्ट्रा में जो मैं आपको दूंगा, जो भी मुझे समझ में आएगी आपको मैं जरूरी चीजें हैं वो जरूर बताऊंगा। ठीक है, जब आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, आपके पास उत्तर माला तो होती नहीं है, फिर आप क्या करोगे, आप जो x और y के मान निकले हैं उनको अपनी समीकरण में वापस रखो, दोनों में रफ वर्क के तौर पर, रफ कार्य के तौर पर दोनों में वापस से रखो और देखो कि दोनों साइड इक्वल आ रही है या नहीं। अगर हम पहले समीकरण में रखें x की जगह 9 और y की जगह 5, तो 9 प्लस 5 कितना होता है, 14 होता है, एकदम करेक्ट आया निकल के। ठीक है, उसके बाद यहां दूसरे में रखें x की जगह 9 और y की जगह 5, तो 9 माइनस 5 होगा, इस बार बीच में माइनस लगा है, तो 9 माइनस 5 होता है 4, ये भी करेक्ट निकल के आया, यानी हमारे आंसर एकदम करेक्ट हैं। तो हमें उत्तरमाला मिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, अगर हम ऐसे चेक करना सीख गए। तो चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो बच्चों देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा इसी का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले का ही दूसरा पार्ट। हमें 2 समीकरण यहाँ पे फिर से दे दिए गए हैं, एक है s माइनस टी बराबर 3 और एक है s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6। तो हम डाल लेते हैं यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2। आप ये क्या करें, आप यहाँ पे लिखा करें सॉल्व, उसके बाद इसको लिख के ये ऐसे समीकरण बनाया करें। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फिर से किसी एक चर का मान है दूसरे चर के रूप में निकालना है और बाद में हमें s और t की वैल्यूज फाइंड करनी है। हल करने का मतलब वही होता है, आप याद रखें। तो हम क्या करते हैं, यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 से, क्योंकि हम इस बार 1 से समीकरण 1 से मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 है हमारा s माइनस टी बराबर 3, तो यहां से हमें s कितना मिलेगा, 3 प्लस टी। जब भाई t उधर गया तो प्लस का हो गया,
ठीक है। अब ये डाल लो समीकरण 3, क्योंकि जब t का मान निकल आएगा तो इसमें मान रख के हम आसानी से s का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। उनमें रखने की जरूरत फिर हमें नहीं पड़ेगी। तो अब क्या करें, s का मान समीकरण 2 में रखने पर देखो भाई, आपने समीकरण 1 से मान निकाला था तो अब आप 2 में रखेंगे, ठीक है। जिससे निकाला था उसमें रख दोगे तो दोनों चीजें बराबर आएंगी, आप कहोगे ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ठीक है। तो आप 2 में रखें। तो समीकरण 2 को एक बार यहां लिखना पड़ेगा आपको, ताकि याद रहे कि समीकरण 2 है क्या। तो ये रहा समीकरण 2, हमने लिख लिया। अब हम इसमें मान रखते हैं, हमारा किसका निकाला है हमने मान, s का, t के पदों में निकाला है s का मान। तो s की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे इस मान को, x की जगह यहां रख दो। तो हो गया 3 + t बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर में 6। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, यहां पर लासा कितना आएगा, इनका लासा कितना होता है 6, 3 और 2 का लासा होता है 6। तो 3 का 6 में भाग करेंगे, लासा में भाग करेंगे, और जितनी बार भाग जाएगा उसका यहां अंश में गुणा, और अंश पूरा कितना लिखा हुआ है, 3 + t लिखा है। तो ऐसे सोचें, ब्रैकेट में लिखा है पूरा, ठीक है। दिमाग लगा के प्रयोग करें, अपने दिमाग को पूरा तरीके से, है। 3 का भाग 6 में 2 बार, और 2 का इसमें ऊपर गुणा, तो हो गया 2 × 3 + t। दोनों में गुणा करना है, इसलिए हमने ब्रैकेट लिखा। आप ऐसा ना करें कि सिर्फ 3 में गुणा कर दें भाई। 2 यहाँ पे अंश क्या है, ये पूरा है अंश इसका, ठीक है। न्यूमरेटर ये पूरा है, तो इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस 2 का भाग यहाँ 6 में कितनी बार, 3 बार, 3 का गुणा इस t में। तो ये तो सिंपल है, 3 का गुणा करते ही हो जाएगा 3t बराबर में कितना 6, है ना। इसका गुणा कर दो अंदर, तो 2 तिया 6 प्लस 2t प्लस 3t बटे कितना 6 बराबर में भी 6। तो ऊपर सॉल्व करके कितना आ रहा है, 3 और 2 5t, इसको पहले लिख लिया, और +6, ये प्लस का 6 है, इसको बाद में लिख लिया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जैसे लिखा था वैसे भी लिखे रहने देते, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें चिन्ह के साथ इधर उधर लिखना पड़ता है, जो भी चिन्ह हो नंबर का। तो हमारे सारे नंबर पॉजिटिव हैं। तो ये आ गया 6 के बटे में 1 मानो, कैंची गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जैसे ही हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 5t। देखो 5t + 6 का गुणा होगा 1 में, तो यही आ जाएगा। और 6 × 36, तो 5t बराबर 36 - 6, ये 6 उधर गया तो माइनस का हो गया, है ना, सिंपल। 5t = 30। तो t बराबर कितना आया, ये 5t के साथ गुणा में है, तो इधर जाएगा तो भाग में यानी बटे में, 5 × 30, तो आ गया कितना 6 आ गया। t बराबर कितना आ गया 6 आ गया। अब आपको क्या करना है, पहले तो आप इतना नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आगे बताता हूं क्या करना है। एक एक स्टेप बता रहा हूं, कहीं भी स्टेप मिस नहीं किया है मैंने कि शॉर्टकट मारा हूं, कहीं भी नहीं मारा बिल्कुल भी, ठीक है। ये मैंने काटा है यहाँ पर, तो इसको आप थोड़ा सा ऊपर लिख सकते हैं, 5 × 30, ठीक है। ये s नहीं है, ये 5 है, ये बात भी थोड़ा सा ध्यान रखें। काटा हमने 6 आ गया, t का मान हमें मिल गया, आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया हो तो हम थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ पे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अब हमें क्या करना है, t का मान तो हमारा निकल आया, अब हमें t का मान उठाकर समीकरण 3 में रख देना है। आप चाहते तो 1 और 2 जो समीकरण थे उनमें भी लिख सकते थे, लेकिन हम क्या करेंगे, हम t का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो t का मान आपने समीकरण 3 में रखा। समीकरण 3 जो 3 है हमारा कितना है, s बराबर 3 + t, s बराबर 3 + t। अब हम इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि समीकरण 3 हमने यहाँ लिख लिया है, इधर इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको मिटा दिया। तो हमें s बराबर, t का मान कितना आया था 6 आया था, हमने 6 यहाँ लिख दिया, तो s बराबर कितना मिला 9। अतः हमारे आंसर क्या निकल के आए, हम अपने आंसर लिखेंगे s बराबर 9 और t बराबर कितना 6। ये दोनों ही हमारे क्या हैं, ये दोनों ही दोस्तों यहाँ हमारे हैं आंसर, ठीक है, ये दोनों ही हमारे आंसर हैं, s बराबर 9 और t बराबर 6। इनको वापस से आप अपने जो समीकरण हैं उनमें रखेंगे तो हमें वही हल प्राप्त होगा जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था चेक, आंसर को वैसे ही आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। समीकरण मैंने मिटा दिए हैं, वरना मैं चेक करके दिखा देता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट लिखा हुआ है और बच्चों यहाँ पर तीसरा पार्ट जो है बहुत ही ज्यादा मजेदार है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको समझना थोड़ा ध्यान से। देखिए यहाँ पे क्या है कि हमें दो समीकरण दिए गए हैं, ये समीकरण 1, ये है समीकरण नंबर 1 और दूसरा वाला समीकरण हमने 2 डाल लिया। अब देखिए बहुत ही ध्यान से, यहाँ पे क्या है कि या दूसरे समीकरण में, देखो दूसरा समीकरण कैसे आया, अगर हम पहले वाले समीकरण में पूरे समीकरण में 3 से गुणा कर दें तो 3 तिरका 9x माइनस 3y बराबर 3 तिरका 9। देखिए दूसरा समीकरण बन गया कि नहीं। और मैंने आपको बताया था, आपको बस थोड़ा सा दिमाग यूज करना है, आपको बताया था कि ऐसा केस क्या होता है अपरिमित रूप से अनेक हल वाला, जब एक समीकरण में किसी संख्या का पूरे में गुणा कर दिया और एक और नया समीकरण बना दिया जाए तो उन दोनों समीकरणों का जो हल होगा वो अपरिमित रूप से अनेक हल आएंगे। अब इसको कैसे आपको सॉल्व करना है, आपको पता क्या करना है, आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है। आपने सोच तो यही लिया होगा। और दूसरी चीज, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे, आप सॉल्व कर रहे होंगे तो एक्स और वाई दोनों ही गायब हो जाते हैं, आपको कुछ मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो आप क्या सोचें कि ये सोचें कि कहीं ऐसा तो नहीं इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, a1/a2 निकालना है, कितना आएगा 3/9 जो कि कितना हो गया 1/3। b1/b2 निकालना है जो कि कितना आएगा -1/-3 जो कि आ गया 1/3। और c1/c2 कितना आएगा -3, ये 3 इधर आएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इधर आएगा। ये सारी चीजें पिछली वीडियो में मैंने बता दी थी। और ये वाला 9 इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो गया, तो ये माइनस माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, ये भी आ गया 1/3। तो हमें यहाँ साफ दिख रहा है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 टाइप से कुछ आ रहा है। हम जब बार बार सॉल्व कर रहे थे सवाल तो एक्स और वाई दोनों चीजें गायब हो रही थी, तो उसके लिए हमने इनके गुणांकों का संबंध चेक किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि ये तीनों गुणांकों का जो रेशियो है, जो अनुपात है वो बराबर है। और ये स्थिति होती है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, आंसर हमारा यही होगा, यहां अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, बहुत ही इजीली आप इस क्वेश्चन को समझ सकते थे क्योंकि हमारे ऊपर वाले समीकरण में इन्होंने 3 से गुणा कर दिया पूरे में, तो भाई समीकरण की वैल्यू तो वही रही ना। आप 3 कॉमन लेके काट दें, दोनों समीकरण एक जैसे ही हो जाएंगे। तो हमें जब एक ही समीकरण दिया जाए तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो एक जैसे 2 समीकरण का मतलब क्या हुआ भैया, एक ही तो समीकरण है। तो यही है इसका आंसर, यही है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। तो बच्चों देखिएगा, यहां हमारा सवाल नंबर 1 का चौथा पार्ट लिखा हुआ है और ये पॉइंट में है। इसको देखकर आप में से कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको हड़बड़ाहट हो रही होगी कैसे इसको सॉल्व करें। मैंने यहाँ पहले ही दोनों को समीकरण 1 और समीकरण 2 डाल दिया है। अब देखिए हम क्या करते हैं कि हमारा जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 का हम प्रयोग करेंगे और क्या बनाएंगे। देखो अभी पॉइंट में है, मैं कैसे पॉइंट हटाता हूं। ठीक है, देखो ध्यान से कि समीकरण 1 जो है उसमें लिखा है 0.2, तो आप क्या कर सकते हैं 2/10। भाई दशमलव के लिए 1 आ गया और दशमलव के बाद 1 अंक, तो एक नीचे 0 आ गया, ये हो गया x। इसी प्रकार 3/10 y हो गया, इसी प्रकार 13/10 हो गया। तो अब हमें क्या करना है, हमें 1/10 इधर कॉमन ले लेना है। तो हमारा आया 2x प्लस 3y बराबर 13/10। ठीक है, तो हमारा 10 नीचे का ये कैंसिल हो गया क्योंकि ये इधर जाएगा। तो देखो यहां नीचे भाग में था, बटे में था, इधर जाता ऊपर आता, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। बचा हमारा क्या 2x प्लस 3y बराबर कितना 13। इसको डाल लो समीकरण नंबर 3। अगर आप एक समझ गए तो आप दूसरा इसी प्रकार लिख सकते हैं। तो यहां लिख दो इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23, समीकरण नंबर 4। अब भाई क्या करना है आपको, अब यहां से सॉल्व करना शुरू करना है। अब लिखो समीकरण 3 से। तो बच्चों समीकरण 3 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हमारा समीकरण 3 है। हमें वही करना है, एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहां पे वो करेंगे। अब तो हमारा 2x बराबर कितना आएगा, 2x बराबर आएगा, देखो ये 3y उधर गया तो माइनस हो गया, तो 13 - 3y आएगा, आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया,
x का मान निकाला तो 13 माइनस 3y बटे में 2 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 गुणा में है तो उन दोनों के बटे में आ गया। इसको डाल लो समीकरण नंबर 5, क्योंकि लास्ट में y का मान रख के हम यहाँ x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब क्लियर हुआ इतना। अब x का मान समीकरण, अब देखो बच्चों आपने इन समीकरणों को तो इस रूप में लिख लिया था तो इनसे तो मतलब ही खत्म हो गया, ठीक है। और समीकरण 3 से आपने x का मान निकाला है तो आप 4 में रखोगे, 4 में रखने पर तो हमने रख दिया। चलिए 4 समीकरण क्या है, ये है 4x प्लस 5y बराबर 23। हमने रखा x का मान 4 गुणा हमारा x कितना है, हमारा x है 13 माइनस 3y, और इसको ब्रैकेट में लिखो क्योंकि यहां पर 2 नंबर हैं, 2 पद हैं, और बटे में कितना 2 प्लस 5y बराबर कितना 23। ठीक है, क्लियर हुआ। इसको काट दो, कट गया। अब 2 का अंदर गुणा करते हैं तो 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर कितना 23। तो हमने लिख लिया इसको भाई इजीली, बड़ी ही आसानी से इसको लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर एक बार समीकरण को मिला लेता हूँ, कहीं कोई चिन्ह हमने गलत तो नहीं लिया। ठीक है, ऐसा जब आप सवाल कर रहे हो तो आंसर आने वाला हो तो मिला लिया करो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये y जो है, y वाला ये पद देखो माइनस के 6 हैं और प्लस के 5 है तो घट के आएगा माइनस का y। ये 26 उधर चला गया तो आपका आ गया 23 माइनस कितना 26। तो भाई आप अगर 26 में से 23 को घटाएंगे और 26 माइनस का है तो हमें मिलेगा y माइनस का y बराबर माइनस का 3। तो हमें मिला y बराबर कितना 3। y का मान हमने निकाल लिया है, y का मान हमने बहुत ही आसानी से यहाँ निकाल लिया है। अब हमारा काम क्या है, y के मान को वापस से यहाँ लिखना, y के मान को इस वाले समीकरण में रखना और हमें x का मान ज्ञात करना है। तो इतना पहले पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं यहाँ पे मिटा सकूँ। तो अब मैं इधर मिटाने वाला हूँ, इस साइड पूरा मिटा दूंगा क्योंकि हमें अब इस साइड x का मान भी निकालना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए आपको y का मान समीकरण 5 में रखना पड़ेगा। y का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो जब आप समीकरण 5 में y का मान रखेंगे तो समीकरण 5 है क्या वो पहले एक बार लिख लिया करो। ये है हमारा समीकरण 5, वो लिखा हुआ है। तो x बराबर 13 माइनस 3 गुणा, देखिए यहाँ पे गुणा होता है, कोई चिन्ह ना हो तो जैसे लिखा है 3y तो मतलब हुआ 3 मल्टीप्लाई y। ठीक है, तो 3 गुणा y का मान कितना आया था 3 आया था, हमने लिख लिया। तो x बराबर कितना आएगा हमारा 13 माइनस 3 तिरका 9 बटे कितना 2, तो ये हो गया 9 4 13 4 बटे 2। तो x बराबर कितना आया, 2 से भाग कर दो 2 बचा, अतः x बराबर 2 और y बराबर 3, ये हमारे आंसर हैं। अच्छा, अगर हमें आंसर चेक करने हैं तो हम क्या करेंगे, हम हमारे समीकरणों को एक बार यहाँ पर लिखेंगे। हमारा समीकरण था, देखो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर मैं आंसर चेक करना बताता हूँ। आपने इतना निकाल लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो इसको, है पॉज करके वीडियो को। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने समीकरण लिख के आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। हमारे समीकरण जो हैं वो थे आपका 0.2 x प्लस 0.3 y बराबर 13। पहला समीकरण यही तो था। ठीक है, चलिए इसमें x और y के मान रखो, 13 नहीं है यहाँ पे 1.3, x और y के मान रखो। तो x का मान रखना है 0.2 गुणा x का मान कितना 2 प्लस 0.3 गुणा y का मान कितना 3 बराबर 1.3। 2 दूनी 0.4 प्लस 3 तिरका 0.9 बराबर 1.3। यहाँ जोड़ेंगे तो 9 4 13, एक अंक बाद दशमलव, तो 1.3 बराबर 1.3। ऐसे ही जब आप दूसरे वाले समीकरण में रखेंगे तब भी आपको आंसर एकदम करेक्ट मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां पर अगला सवाल यानी सवाल नंबर 1 का पार्ट 5, ठीक है, 5वां भाग यहाँ लिखा हुआ है। और फिर से हमें 2 समीकरण दिए गए हैं, इनको प्रतिस्थापन विधि से ही हमें सॉल्व करना है। बच्चों अभी तक के क्वेश्चन अगर आपको समझ में आए हैं तो प्लीज अपना सपोर्ट दिखाएं, वीडियो को शेयर करें,
ठीक है, इस पर कमेंट किया करें कि आपको समझ में आया है या नहीं, कमेंट्स को जरूर किया करें। तो प्लीज़ शेयर कर दें वीडियो को, लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो बच्चों चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ये भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे हम इस बार समीकरण 2 का प्रयोग करके मान निकालेंगे। समीकरण 2 से √3x माइनस √8y बराबर 0। तो √3x बराबर, जब ये उधर गया जीरो की साइड में, अब जीरो तो किसी में भी जुड़े कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो जीरो की साइड में गया तो आ गया √8y, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने x बराबर निकाला √8 बटे √3, यहाँ पे y लिख दिया। इतना क्लियर है? तो चलिए अब क्या करना है, हमें ये मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में रखना है। लेकिन बच्चों उससे पहले ध्यान दो कि यहाँ √8 था, यहाँ √2 है, तो थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करो। अंडर रूट के अंदर अगर 8 लिखा है तो हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, ये एक जोड़ा बन रहा है तो 2 बाहर आ गया, हो गया 2√2। तो हम √8 को लिख सकते हैं 2√2। इतनी बात उम्मीद है मुझे आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसको लिखेंगे x बराबर 2√2, √8 को लिखा 2√2 बटे √3y। x का मान समीकरण, देखो ध्यान रखो ये हमने समीकरण 2 से निकाला है, तो समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में x का मान रखो। समीकरण 1 हमारा है क्या, √2x। ठीक है, √2 अलग है, x बाहर है रूट के, और यहाँ पे √3y है प्लस में, और बराबर में 0 है। तो हमने क्या किया, ये मान उठाकर यहाँ रख दिया √2, और x का मान क्या आया, x का मान आपका निकल के आया, x का मान निकल के आया यहाँ पर 2√2 बटे √3y। ठीक है, इतना मान x का निकल के आया, प्लस √3y बराबर 0। वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर 0 आने वाला है, मुझे यहाँ पे कंफर्म हो चुका है अब। ठीक है, तो √2 का √2 में गुणा, देखो बच्चों यहाँ पे लिखा है √2 मल्टीप्लाई 2√2, तो देखो रूट वालों का आपस में गुणा करोगे तो रूट वालों का स्क्वायर हो जाएगा, और रूट और स्क्वायर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कहने का मतलब होगा ये दो अलग, और √2 का 2 बार गुणा हो रहा है तो स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2 गुणा 2 यानी 4। तो कुल मिला के आपको दिख रहा होगा यहाँ आएगा 4। ठीक है, तो हमने यहाँ गुणा कर लिया, तो यहाँ हमें मिल गया 4 बटे √3y प्लस √3y बराबर 0। अब बच्चों क्या करना है, y को कॉमन ले लो, हैं 4 बटे √3 प्लस √3 बराबर 0। अब देखो बच्चों ये सॉल्व करके कितना भी आए, चाहे कितना भी आए, है, लेकिन जब ये इधर जाएगा तो भाग में ही तो जाएगा, और 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0, यानी y बराबर कितना आ गया, 0। ठीक है, y बराबर आ गया 0। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर हम y का मान यहाँ रख के तुरंत, चलो रख ही देते हैं। y का मान समीकरण, इसको समीकरण 3 मान लो, 3 में रखने पर, तो भैया मेरे यहाँ पे x बराबर है कितना, समीकरण 3 कितना है, x बराबर जितना भी हो, कुछ भी हो, जब y का आप गुणा करोगे, y कितना आया 0, तब जब 0 का गुणा करोगे तो x कितना आएगा, 0 आएगा। अतः यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूं मैं बीच में, अतः ये आंसर है, अतः x बराबर 0 और y बराबर 0 हमारे आंसर हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन समझ में आया। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी करना है कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों देखिए अगला, यानी सवाल नंबर 1 का आखिरी पार्ट, 6वां पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इनको भी उसी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। लेकिन बच्चों ये सवाल में जो हमें समीकरण दिए गए हैं वो कुछ परिमेय संख्या यानी भिन्न के कुछ रूप के दिख रहे हैं हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इनको एक नॉर्मल तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको 2। अब समझना आप ध्यान से, मैं धीरे धीरे करवाऊंगा। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। अब देखिए मैं पहले तो आपको डायरेक्ट करवा दूं, ठीक है, अगर मुझे लगेगा कि दूसरा तरीका सुटेबल है आप लोगों के लिए तो करेंगे। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, 3x प्लस, यहाँ पे लिखते हैं
3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर का -2 लिख दिया हमने। अब यहाँ पर लासा आ गया आपका कितना 6, तो हो गया 3 तिरका 9x माइनस, ठीक है। अब जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 2 बार 2 पंचे 10y बराबर कितना -2। अब ये माइनस के 2 के बटे में 1 ले लो, 6 का उधर कैंची गुणा हो जाएगा, 1 का इधर करेंगे तो आएगा 9x माइनस 10y बराबर -12, 6 दूनी 12, ठीक है। तो हमने यहाँ से निकाला 9x बराबर, ये उधर चला गया तो प्लस हो गया, अब ये प्लस है तो इसको आगे लिख लो 10y माइनस 12, ठीक है, क्लियर। यहाँ से हमने आगे क्या किया, x बराबर निकाला, तो भाई x बराबर निकालेंगे तो 9 चला जाएगा बटे में, 10y माइनस 12 बटे 9, समीकरण नंबर 3। x का मान समीकरण 2 में रखने पर हमने x का मान रखा समीकरण 2 में, पहले समीकरण 2 को लिखेंगे, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6, ओके। अब हमने क्या किया, x का मान रख दिया भाई, यहाँ पर x का मान कितना है, x का मान है 10y माइनस 12 बटे 9, ठीक है। इस पूरे के बटे में ये नीचे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। अब 3 के बटे में मान लो 1, क्योंकि यही तो सेपरेट था तो सबसे नीचे वाले का ऊपर गुणा होता है, तो हो गया 10y माइनस 12 बटे 9 तिया 27 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6, ठीक है बच्चों। लासा अगर हम लें यहाँ पर तो लासा आएगा 27 दूनी 54, तो 27 दूनी 2 बार जा रहा है तो 2 का इस पूरे में गुणा, तो 2 ढाई 20 माइनस 12 दूनी 24 प्लस 27 का इस y में गुणा, भाई 2 से भाग करोगे 54 में तो 27 बार जाएगा और 27 का गुणा ऊपर अंश में, ठीक है। इधर आ गया आपका 13 बटे 6। तो देखो बच्चों, जब भी यहाँ पे बराबर के बाद पूरा एक पद लिखा हो, बटे में सिर्फ एक बार लिखा हो, इधर भी एक बार लिखा हो, तो नीचे से नीचे काट सकते हो, 6 निम 54। तो हमारा यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ जो भी वो हम यहाँ लिखेंगे, इससे पहले यहाँ पे नोट कर लो, पॉज करके लिख लो, इसको पुश करके लिख लो, ठीक है। पॉज करो यहाँ पे, तो बच्चों हमारा निकल के आया, ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। 27 और 20 कितना होता है, 47, 47 बाई माइनस 24 बटे में 9 बराबर में 13 बटे 1, कैंची गुणा कर दो तो 47 बाई माइनस 24 बराबर में 13 निम्मा 117, 47 बाई बराबर 117 प्लस 24, ये 24 उधर गया जुड़ जाएगा, 47 बाई बराबर जोड़ो 7 4 11 हासिल लगी 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 1, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, y बराबर निकालेंगे तो 47 से डिवाइड हो जाएगा, तो भैया कर दिया डिवाइड, तो डिवाइड होगा 3 बार, ठीक है। तो y बराबर आ गया 3। अब y का मान कहाँ रखना है, यहाँ रख दो, x मिल जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो y का मान चलिए समीकरण 3 में रखते हैं। तो समीकरण 3 हमारे पास वो लिखा हुआ है, उसको मिटाएंगे नहीं, वहीं लिखे रहने देते हैं उसको, ठीक है। आपको इसके बाद वो समीकरण ही तो लिखना था, क्योंकि जब हम मान रखते हैं तो उससे पहले उस समीकरण को लिख लिया करो, जिस भी समीकरण में मान रखो उस समीकरण को पहले लिख लिया करो। तो चलिए हम इसमें मान रखते हैं y का, तो हमें मिलेगा x बराबर 10 गुणा y तो है ना, वहां पे y का मान रख दिया 3, 10 गुणा 3 माइनस 12 बटे 9, तो आ गया आपका 30 माइनस 12 बटे 9, तो x बराबर आपका आ गया 18 बटे 9, तो x बराबर आपका आ गया 2। अतः x बराबर 2 और y बराबर 3 आपके आंसर हैं। क्या है आंसर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सवाल नंबर 2 को देखते हैं। तो बच्चों देखिए, आज की इस एक्सरसाइज के लिए हम यहाँ पर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो है वो हम अगली वीडियो में करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न जो लिखा हुआ है वह है
2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो सबसे पहले तो आपको हल करना है, तो चलिए हल करते हैं। सॉल्व, जो समीकरण दिए गए हैं उनको निकालो और लिखो। समीकरण 1 और 2x माइनस 4y -24 समीकरण 2। तो आप क्या करो, समीकरण 2 का प्रयोग करो। क्यों करेंगे? क्योंकि भाई ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, थोड़ा आसानी होगी हमें सॉल्व करने में। तो 2x माइनस 4y बराबर -24। और एक आसानी ये है कि नंबर कॉमन आके कट भी जाएंगे, ठीक है। तो ये टिप्स हैं बीच बीच में जो मैं आपको दे रहा हूं। तो सबसे पहला काम यही है, नंबर कॉमन ले लो। तो x माइनस 2y बराबर कितना आया? -24। अब भाई ये 2 जो है वो यहाँ नीचे बटे में आएगा तो इसको काट देगा। कितनी बार में? 12 बार में। तो x माइनस 2y बराबर माइनस का 12। तो जब ये 2y उधर गया तो हो गया x बराबर 2y माइनस 12, समीकरण नंबर 3। x का मान ये समीकरण 2 के प्रयोग से निकाला गया है तो हम 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 हमारा क्या है? पहले लिख लेते हैं 2x प्लस 3y बराबर में 11। तो x की जगह रखना है 2y माइनस 12। तो 2 गुणा 2y माइनस 12, x की जगह लिख दिया हमने प्लस 3y बराबर 11। तो 2 दूनी 4y, 4 ऐसे बना देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 4y माइनस 12 दूनी 24 हो गया, प्लस 3y हो गया बराबर में 11 हो गया। 3 ये 4 और 3 7y हो गया और ये 24 उधर गया तो 24 जो है वो प्लस का हो गया। 7y बराबर 4 और 1 5, 2 और 1 3। तो y बराबर 35 बटे कितना? 7। तो आएगा कितना? 7 पंचे 35, 5 आ गया। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अभी तक के क्वेश्चन में तो हम यही करते आए हैं और मेरा यही फंडा है, ठीक है। समीकरण 3 ये था। तो समीकरण 3 था x माइनस x बराबर 2y माइनस 12, x बराबर 2 इंटू 5 निकला तो 5 लिख दिया माइनस 12। तो x बराबर 5 दूनी 10 माइनस 12 यानी माइनस का 2, ठीक है। हमें क्या मिला? माइनस का 2। तो x मिला आपको -2, y मिला आपको 5। अब क्या करना है हमें? देखिए अब आपको क्या करना है, पहले तो पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लो या नोट कर लो, ठीक है। पॉज करके वीडियो को आगे करते हैं। अब हमें क्या करना है बच्चों, यहां पर हमें पहले तो अपना आंसर लिख देना है कि अतः x बराबर -2, y बराबर 5, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ये आंसर आ गया। अब ये भी तो निकालना है m का वह मान जिसके लिए ये समीकरण में संतुष्ट हो जाए। तो समीकरण y बराबर mx प्लस 3 से, इस समीकरण से तो हमने क्या किया, x तथा y के मान रखने पर इसमें x और y के मान रख दो। तो y कितना निकला था? 5। तो 5 बराबर x कितना निकला था? -2। तो m गुणा -2 प्लस 3। तो ये देखिए ध्यान से, तो 5 बराबर हो गया माइनस का 2m प्लस 3, ठीक है। अब ये 2m वाला पद माइनस में है तो इसको इधर ले आओ तो हो गया 2m का प्लस का पद हो गया। अब ये 5 उधर चला गया तो हो गया 3 माइनस 5। तो भैया 2m बराबर कितना आया? माइनस का 2, ठीक। जब 2 इधर जाएगा तो बटे में जाएगा तो m बराबर कितना आया? माइनस का 2/2, यानी m बराबर कितना आया? माइनस का 1, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बच्चों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इस कारण इस एक्सरसाइज को हम यहीं इनकम्प्लीट छोड़ते हैं।
अगली वीडियो में बचा हुआ तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट कर देंगे। बहुत बड़ा प्रश्न है, कई सारे पार्ट दिए गए हैं उसमें, इसलिए अब वीडियो ज्यादा लंबी ना हो तो यही वीडियो को समाप्त करते हैं। आज की वीडियो के सारे क्वेश्चन अगर आपको समझ में आए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने सभी साथियों में इसको शेयर कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, पूरा सपोर्ट दिखाइए, ठीक है, जुड़े रहिए हमारे चैनल से। अब मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।